कुमार शर्मा अपनी पत्नी की मौत के लिए चीख चीख कर हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश अनुराधा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी काफी हद तक निर्भर करेगी। उधर गोपाल कांडा यानी MDLR कंपनी का मालिक, जो पिछले 6 महीने से अपनी ही कंपनी की डायरेक्टर और एयर होस्टेस रह चुकी गीतिका की खुदकुशी के केस में जेल में बंद है, उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि गीतिका की मां ने भी बेटी की तरह ही एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने खुद की और अपनी बेटी गीतिका की मौत के लिए गोपाल कांडा और MDLR कंपनी के HR हेड अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने दोनों पर धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि गीतिका की मौत के मामले में पहले से ही गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा जेल में बंद हैं। अब अनुराधा शर्मा की आत्महत्या के मामले में भी दोनों पर अलग से मुकदमा चलेगा। पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हत्या मामले में अभियुक्त SS नामधारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी चड्ढा के सिक्योरिटी मैनेजर नरेंद्र अहलावत को गुड़गांव से गिरफ्तार कर शुक्रवार दोपहर साकेत कोर्ट में पेश किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने नरेंद्र को अदालत के समक्ष पेश करते हुए कहा कि इस घटना में नरेंद्र को भी एक गोली लगी थी और वो गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती हो गया था। अदालत ने साथ ही नामधारी समेत अन्य 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की 17 नवंबर 2012 को दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस में कथित तौर पर आपसी गोलीबारी में मौत हो गई थी। हत्याकांड के गवाह सुखदेव सिंह नामधारी को 23 नवंबर को उत्तराखंड में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी समेत 1 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि 8 आरोपी अब भी फरार हैं। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के बाद अब भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भी फिल्म स्टार से बनेंगे राजनेता। ने आज धर्म नगरी काशी में कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि वो जल्द ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का मैदान उनका जन्म स्थल जौनपुर ही होगा। रवि किशन ने बताया कि आला कमान उनके नाम पर विचार कर रही है और अब जौनपुर की जनता का भी यही मांग है कि अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जिसे देखते हुए अब वो भी इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वही देखने वाली बात तो ये होगी कि इस दौर में अब कौन से राजनेता के साथ कौन सा फिल्म स्टार मैदान में आता है। कि कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए। अब आम जनता, चिकित्सक, व्यापारी और शिक्षकों के ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी फिरौती और रंगदारी के मामले में धमकी मिलने लगी। ताजा मामला टांडा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अजीम उल हक पहलवान का है, जिनसे 2 बदमाशों ने मोबाइल पर फोन कर लाखों की फिरौती मांगी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद विधायक द्वारा टांडा कोतवाली में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस सरकार के माननीयों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है, क्या उस सरकार में जनता सुरक्षित है? रिजबाग में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पारा इस तरह गिर रहा है कि निचले इलाकों में भी बर्फ पड़ने लगी है। बारिश के कारण लोग सुबह से ही अपने घरों में दुबके हुए हैं। बर्फबारी के कारण उखीमठ चोपता मंडल और रिजबाग पोखरी मोटर मार्ग बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्रिगुनाइन, तोसी समेत कहीं अन्य ऊंचाई वाले गाँवों में बर्फबारी से ग्रामीण अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। वहीं बारिश के चलते काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। काश्तकारों को उम्मीद है कि उनकी फसल अच्छी होगी। बारिश के कारण जहां काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं कैनाथ, तुंगनाथ, चोपता, दुगलबेटा, कार्तिक स्वामी सहित कहीं क्षेत्रों में बर्फ पड़ने से सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए इन क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। मेरठ में बीती रात कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर पहले तो लूटपाट की, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि लूटपाट और हत्या की यह घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लक्कीपुरा मोहल्ले में प्रॉपर्टी डीलर अशफाक के घर में बीती रात लगभग 9:30 बजे 6-7 नकाबपोश बदमाश घुस गए। बदमाशों ने घर में घुसते ही घर के सभी लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और लूटपाट शुरू कर दी। बदमाश लगभग आधे घंटे तक लूटपाट को अंजाम देते रहे। लाखों रुपए की लूट कर बदमाशों ने जाते जाते प्रॉपर्टी डीलर अशफाक के सर में गोली मारी और फरार हो गए। अशफाक को तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अशफाक की मौत हो गई।
पुलिस इस घटना को रंजिश से जोड़कर चल रही है। पुलिस का कहना है कि उसने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के बाद ये पता चला कि इस घटना को रंजिशन अंजाम दिया गया है। लूटपाट की घटना तो सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए की थी। सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज में दिख रहे 6 नकाबपोश लोग वही बदमाश हैं जो कि अशफाक के घर में लूटपाट कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बदमाशों ने घर में रखे जेवर व नकदी सभी कुछ लूट लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही पूरी घटना का सही से खुलासा हो पाएगा। कल से हो रही बारिश ने इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में अपना कहर बरसा रखा है, क्योंकि कल शाही स्नान आखिरी था जिसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बाद शाही स्नान के बाद तो यहाँ से साधु संत वापस जाने के लिए लगे हुए हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो कल्पवास करने वाले हैं, कल्पवासी, वो यहाँ 1 महीना रह के कल्पवास करते हैं, लेकिन इस बारिश ने पूरी तरीके से उनके टेंटों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अब लगता है कि ये कल्पवासी भी यहाँ से अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मौसम साफ हो गया तो ठीक रहेगा, नहीं तो इन कल्पवासियों को अपने घर तो वापस जाना ही पड़ेगा। बुंदेलखंड में महिलाओं को न्याय दिलाने वाली विश्व प्रसिद्ध गुलाबी गैंग की महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज हमीरपुर के जिला कमांडर्स के साथ कुछ लोगों ने किया है छेड़छाड़। हमीरपुर के थाना बिवार के चिल्ली इलाके की रहने वाली गुलाबी गैंग के जिला कमांडर के साथ कुछ लोगों ने की छेड़छाड़। ये छेड़छाड़ जब हुई जब वो देर रात अपने ही गांव में रामलीला को देखकर वापस आ रही थी, तभी उसी इलाके के एक व्यक्ति ने की ये छेड़छाड़। महिला जिला अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर द्वारा उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज गुलाबी गैंग की महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। फिलहाल पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। भारत के कई राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले ओसामा के शार्प शूटर को आज गोरखपुर की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर की एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। मामला यह है कि देश के कई राज्यों की पुलिस का सिरदर्द बन चुका एवं लूट, हत्या जैसे संगीन वारदातों में शामिल कुख्यात अपराधी ओसामा को जैसे ही लखनऊ की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, वैसे ही उसके बताए निशानदेही पर उसके शार्प शूटर मोहम्मद वसी को गोरखपुर की एसटीएफ ने तरन क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली थाने को सौंप दिया। शूटर की गिरफ्तारी की सूचना दूसरे राज्यों को एसटीएफ को जैसे ही लगी, वैसे ही बेंगलोर और दिल्ली की एसटीएफ गोरखपुर कोतवाली पहुंच घंटों तक शूटर से पूछताछ करती रही। शूटर से घंटों पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हुए पिछड़ी जातियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे समाजवादी पार्टी नए फैसले ले रही है। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सवर्णों को अपने पाले में लाने में काफी हद तक कामयाब हो चुकी समाजवादी पार्टी की निगाहें अब पिछड़े वोट बैंक पर टिक गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आज 17 पिछड़ी जातियों का एक सम्मेलन किया, जिसमें समूचे प्रदेश से इन 17 जातियों के लोगों ने हिस्सा भी लिया। प्रदेश पार्टी कार्यालय पर हुए इस सम्मेलन में खराब मौसम के बावजूद भी बड़ी संख्या में इस जाति के लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मेलन में ये ऐलान किया कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पहले भी समाजवादी सरकार में इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर मायावती ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। सम्मेलन में शामिल हुए शिवपाल यादव ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देती है। शिवपाल ने ये भी कहा कि कई जातियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलाधिकारी, और ऐसे लोगों के मामले में मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए।
17 पिछड़ी जातियों के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 22 सूत्री मांगों का एक प्रपत्र भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि इनका परीक्षण करने के बाद इसे लागू भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश सरकार की तरफ से 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, क्या केंद्र उस पर अपनी सहमति देता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सूबे की राजधानी में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मजाक बनाकर रखा है। जी हां, लखनऊ के आलमबाग इलाके में आज सरेराह एक महिला पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया और जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रायबरेली के ऊंचाहार इलाके की रहने वाली महिला बदमाशों के खौफ के चलते अपने पति के साथ लखनऊ में रहने आ गई थी। महिला की माने तो ऊंचाहार इलाके में ही दबंगों ने 4 साल पहले उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मामला भी पुलिस ने दर्ज किया था। लेकिन दबंग जमानत पर जेल से बाहर आकर उससे केस वापस लेने की लगातार दबाव बना रहे थे। परेशान महिला ने बताया कि बदमाश ने उस पर कई बार हमला किया और मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई जा चुकी है। महिला ने बताया कि जब वो महिला आयोग इस बात की शिकायत करने जा रही थी, जहां वो पहले ही जनवरी में इस मामले को दर्ज करा चुकी थी, तभी रास्ते में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका और उससे पहले केस वापस लेने को कहा। और जब महिला ने इसका पूरी तरह विरोध किया तो उन्होंने एक बोतल से उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित महिला का इलाज फिलहाल लखनऊ के सिविल अस्पताल में कराया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौसम ने ले ली है करवट। पूरे प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीते कई दिनों से मौसम साफ था, लोग गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहे थे। इस बीच बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द बना दिया है। तापमान लुढ़क कर 6 डिग्री नीचे आ गया है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल पूरे प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों ने अपने को घरों में कैद रखना ही बेहतर समझा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों तक बारिश थमने वाली नहीं है, यानी आम आदमी की मुसीबतें अभी खत्म होने वाली नहीं है। मौसम के बिगड़े मिजाज का असर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के दौरे पर भी पड़ा है। रावत ने कुमाऊं मंडल के 2 जिलों का अपना पहला दौरा निरस्त कर दिया है। जी हां, बारिश के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा रद्द हो गया है। तीरथ सिंह रावत को 16-17 फरवरी को अपने दौरे की शुरुआत करनी थी, जिसमें उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था। तीरथ सिंह रावत का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला दौरा था, लेकिन लगातार बारिश के चलते उन्हें अपना पहला दौरा निरस्त करना पड़ा है। मौसम तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के बीच में एक रोड़ा बन गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी मौसम साफ होगा और तीरथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आएंगे। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा पहले ही अपनी बदहाली का रोना रोने को मजबूर है और अब केंद्र ने बजट काटकर इसकी हालत को और भी ज्यादा खराब करने का काम किया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है और अब एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्र सरकार ने बजट में कटौती करके इसको और धराशायी करने का काम किया है। आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश को कोई नई योजना शुरू नहीं कर पाएगा। केंद्र ने NRHM बजट को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। योजना के तहत अगले साल के लिए प्रदेश सरकार ने 462 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इसमें कटौती करके 290 करोड़ कर दिया है। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से इस मसले पर बात की जाएगी, जिससे कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर न पड़े। वहीं डॉक्टर बजट काटे जाने को सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। उनके अनुसार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं और जब यहाँ बजट नहीं होगा तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। प्रांतीय चिकित्सक संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पहले ही संविदा पर भर्ती किए गए डॉक्टरों को 50-50 हजार वेतन दे रही है, जिसका भुगतान NRHM से होता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा बिना पैसे के कैसे आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल विभागीय मंत्री भले ही बजट को केंद्र सरकार से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में कहां ऐसी चूक रह गई कि केंद्र को प्रदेश के स्वास्थ्य बजट में कटौती करनी पड़ी।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालत तो ये है कि पहाड़ी जिलों में संचार सेवाएं भी ठप हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे ये हालात बने रहेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का आगमन हो गया है। मौसम विभाग ने 12 फरवरी को भविष्यवाणी की थी कि 15 फरवरी से सूबे में फिर से बरसात शुरू होगी, जिसके बाद ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है। लगातार पिछले 24 घंटे से सूबे में बरसात हो रही है, जिससे पहाड़ी जिलों में जीवन